Hello my dear students, I Sanjay welcome you once again in this channel, and in this video we will discuss on the second Carnatic War. Students, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्नेटिक वार के बारे में। और कार्नेटिक वार जो सेकंड थी वो हम समझेंगे क्यों हुई थी और किन किन के बीच में हुई थी। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, ये जो वार है वो थ्रोन को लेकर हुई थी कर्नाटक और हैदराबाद में। किस किस के बीच हुई थी? फ्रेंच कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट कंपनी के बीच, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। अ बैटल बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच कंपनी वाज फॉट ओवर द क्वेश्चन ऑफ सक्सेशन टू द थ्रोन ऑफ हैदराबाद एंड कर्नाटक। फ्रेंच कंपनी डिक्लेयर्ड मुजफ्फर जंग एज द रूलर ऑफ हैदराबाद एंड चांद साहेब ऑफ कर्नाटक। स्टूडेंट्स, कर्नाटक और हैदराबाद में राजगद्दी को लेकर दोनों ही कंपनियों के बीच में बैटल्स तो हो रही थी। तो इसके बाद नतीजा ये निकला कि जो फ्रेंच कंपनी थी उसने हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को वहाँ का राजा घोषित कर दिया, वहीं चांद साहेब को कर्नाटक में राजा बनाया। हम कह सकते हैं कि इन दोनों को सपोर्ट उन्होंने किया। अब इसके बाद क्या होगा कि देखिए, जितने भी नेबर स्टेट्स थे और स्टेट्स के रूलर्स थे उनके बीच में हमेशा से व्यवहार खराब रहता था, एक दूसरे से पटती नहीं थी, आपस में ही लड़ते बढ़ते रहते थे। अब उसके बाद आग में घी का काम किसने किया? इन दोनों कंपनियों ने। अब चूंकि ये दो कंपनियां थीं, दोनों ही अलग अलग देशों की थी, तो दोनों ही अपना अपना प्रभुत्व, अपनी अपनी सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश्ड करना चाहती थी। तो इन्होंने क्या हुआ कि फ्रांस ने सपोर्ट किया किसको? मुजफ्फर जंग को। तो उसके उलट, उसके अपोजिट ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैदराबाद में नासिर जंग को समर्थन दे रही थी, सपोर्ट कर रही थी। तो वहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर्नाटक में मोहम्मद अली को सपोर्ट कर रही थी। नतीजा ये निकला कि दोनों में बैटल स्टार्ट हुई, वार स्टार्ट हुई। दोनों ही कंपनियां अलग अलग तरीके से दो अलग अलग राजाओं को सपोर्ट कर रही थी, और रिज़ल्ट ये निकला कि जो नासिर जंग था वो युद्ध में मारा गया, वो बैटल में मर गया, और जो मुजफ्फर जंग था वो हैदराबाद का रूलर बना। अब जब ये वार ख़त्म हुई तो इनाम के तौर पर फ्रेंच कंपनी को मुजफ्फर जंग ने 50,000 पाउंड्स और 10,000 पर ईयर के बेसिस से जागीर दी। ये तो बात हो गई हैदराबाद की। अब हम बात करेंगे कर्नाटक की। और कर्नाटक में जीता कौन? मोहम्मद अली। और मारा गया कौन? चांद साहेब। अब मोहम्मद अली को सपोर्ट मिल रहा था कर्नाटक में, किसका? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हैदराबाद में फ्रेंच कंपनी की सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश हुई और कर्नाटक में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश हुई। कर्नाटक में जो मोहम्मद अली जीता था, जिसकी सक्सेस हुई थी, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के एक क्लर्क रॉबर्ट क्लाइव की हेल्प से हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव बड़ा चालाक था और बड़ा इंटेलिजेंट था। तो उसने कर्नाटक, जो आरकोट था, आरकोट कैपिटल थी कर्नाटक की, तो आरकोट को अपने कब्जे में ले लिया। किसने? मोहम्मद अली ने। किसके सपोर्ट से? रॉबर्ट क्लाइव, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्लर्क था। अब देखिए, ये तो हो गई सक्सेस की बात कि आरकोट यानी कि कर्नाटक का जो पूरा का पूरा कंट्रोल था वो इनडायरेक्ट रूप से हम कह सकते हैं कि वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया था। वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद में जो मुजफ्फर जंग जीता था, उसकी जो पूरी की पूरी आर्मी थी, वो आर्मी किसकी थी? फ्रेंच कंपनी की। और उसके एवज में वो फ्रेंच कंपनी को एक बड़ा सा अमाउंट पे करता था। तो हम कह सकते हैं कि जो सारी की सारी पावर थी कहाँ पर? हैदराबाद में, वो किसके हाथों में चली गई? वो चली गई थी फ्रेंच कंपनी के हाथों में।
अब भाई फ्रेंच में मुजफ्फर जंग को जो आर्मी का सपोर्ट मिल रहा था, जो सिक्योरिटी मिल रही थी फ्रेंच कंपनी की तरफ से, तो उसके एवज में उसे कुछ ना कुछ तो फ्रेंच कंपनी को पे करना पड़ेगा। तो बस ऐसा ही हुआ, फ्रेंच कंपनी को मुजफ्फर जंग के द्वारा रेवेन्यू लेने की परमिशन दे दी गई। कहाँ पर? पूरे के पूरे हैदराबाद क्षेत्र में। तो हैदराबाद में जो रेवेन्यू कलेक्शन था वो किसके हाथों में आ गया? फ्रेंच कंपनी के हाथों में। रेवेन्यू का मतलब होता है टैक्स, कुछ अमाउंट हर आदमी को, हर फार्मर को, हर बिजनेसमैन को, ट्रेडर को पे करना होता था। किसको? कंपनी को। तो वो एक इनकम ऑफ सोर्स हो गया था। किसका? फ्रेंच कंपनी का। और वहीं दूसरी तरफ हम देखें कर्नाटक में, कर्नाटक का तो पूरा का पूरा कंट्रोल किसके हाथों में चला गया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि वो ट्रेड करने के लिए आए थे, लेकिन अब उन्होंने इंडिया के पॉलिटिकल इश्यूज़ में भी इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था। और उसका कारण क्या था? आपस की फूट। अरे भाई, दो राजा आपस में नहीं लड़ते तो क्या उन दोनों को किसी दूसरे देश की सेनाओं की सहायता लेना पड़ती? नहीं लेना पड़ती। और जब सहायता नहीं लेते, हेल्प नहीं लेते, तो क्या वो लोग हम पर कंट्रोल कर पाते, हमारे ऊपर राज कर पाते? कभी नहीं कर पाते। बच्चों, आपके दिमाग में, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए, और वो क्वेश्चन क्या है कि सर, जब राजाओं का राज हुआ करता था, इंडियन रूलर्स का राज था, तो तब भी हमें कुछ ना कुछ टैक्स पे करना पड़ता था। और जब ये फ्रेंच कंपनी आई, चाहे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, इन लोगों ने रेवेन्यू की डिमांड की, टैक्स की डिमांड की, तब भी हमें पे करना पड़ता था। तो फिर हम इनके कंट्रोल में ज़्यादा प्रॉब्लम में क्यों थे? उसका रीज़न ये था कि जितने भी हमारे इंडियन रूलर्स थे वो कम रिस्ट्रिक्शंस लगाते थे। उनका जो टैक्स लेने का दायरा था वो कम था। किससे? जितने भी फ्रेंच कंपनी थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उससे कम था। जो फ्रेंच कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में टैक्स लिया करते थे, और भले ही आपको कुछ इनकम हो या ना हो, तो उनका टैक्स लेने का तरीका कुछ अलग था, रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा थे, और सबसे बड़ी बात, उनका उद्देश्य इंडिया से ज़्यादा पैसा बनाने का था, शासन करने का नहीं था। अगर रूल करने का उनका इरादा होता तो इंडिया में कंडीशन शायद अच्छी होती। So my dear students, I hope you have enjoyed this topic. I am going to stop this topic here, and if you like this topic, press the like button and don't forget to subscribe this channel. Thanks for watching this video.